नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और साथ में हमारे लिंक पर जाकर क्लिक करके हमें आर्थिक अनुदान भी देते रहें। आपको ये भी याद दिला दें कि हमारा मर्चेंडाइज स्टोर आपणः आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं लाया है, जहां आप क्रय कर सकते हैं कुछ टी शर्ट्स, कुछ मग्स और कुछ पुस्तकें। आज बात करेंगे आर्टिकल 370 की, क्योंकि आर्टिकल 370 को चैलेंज करने वाली जो पिटिशंस हैं वे अब लिस्ट कर दी गई हैं और 2 अगस्त से इनके ऊपर सुनवाई आरंभ होने वाली है। 2 अगस्त से जो सुनवाई आरंभ होगी उसमें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो एडिशनल एफिडेविट सरकार ने इसमें दाखिल किया था, ये कहते हुए कि 370 के आने के बाद से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हमारा काम केवल इतना है कि हम देखेंगे कि जो आपने आर्टिकल 370 का जो भी उसको आपने निष्प्रभावी किया था वो संविधान के अनुसार था या नहीं था। तो अब इसके अगर हम इतिहास में जाएं तो ये सारा का सारा जो आर्टिकल 370 था, इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम ये हुआ था कि आर्टिकल 370 में ये लिखा था कि भाई आर्टिकल 370 में प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से संविधान के जो प्रावधान हैं उनको जम्मू और कश्मीर स्टेट में लागू कर सकेगा। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स का सहारा लिया गया और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सबसे पहला जो सबसे बड़ा ऑर्डर था, वैसे तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पहले ही आ गया था 370 लगने के बाद में ही, लेकिन जो उसका जो मदरशिप जिसको बोलते हैं वह है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 लागू जब हुआ था तो उसने लगभग पूरा का पूरा संविधान ही बदल डाला था जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में। और 91 जो मैंने गिने 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कुल 91 संशोधन जम्मू और कश्मीर के संबंध में संविधान में कर दिए गए थे और बहुत सारे संविधान के जो प्रावधान है वो वहाँ लागू नहीं थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, वहाँ पर गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था। सदर रियासत भी एक अकेली अनोखी एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पर सदर रियासत भी जो था वो वहाँ की विधानसभा के अप्रूवल से अपॉइंट होता था। और इस मदरशिप में समय समय पर संशोधन होते रहे, वो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू होते रहे। ये कभी भी इसका कोई अनुमोदन पार्लियामेंट से नहीं लिया गया। ये पूरा का पूरा एक अलग ही स्टेट सिस्टम चल रहा था और इस अलग स्टेट सिस्टम के जो कर्णधार थे वो हमारे नेहरू जी थे। नेहरू जी ने पहले शेख अब्दुल्ला के प्रभाव में आकर ये लागू किया 370 का, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला के हाथों में सत्ता सौंप दी। शेख अब्दुल्ला के चक्कर में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। जी हाँ, इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फ्रॉड करके उसकी 75 की 75 सीटें शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली। लेकिन चूँकि वहाँ इलेक्शन कमीशन की भी रिट नहीं चलती थी तो वो भी नहीं हो पाया। खैर धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट्स हुए। अमेंडमेंट होते होते बहुत सारे जो सेक्शंस थे वो इस पर एक्सटेंड हो गए और 1965 में सदर रियासत को पढ़ा जाने लगा गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा जाने लगा चीफ मिनिस्टर। इसका भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से ही ये कार्यक्रम हुआ। अब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जो हैं ये कहा गया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से, और फिर प्रेसिडेंट इसको लागू करेगा। तो इसमें ये प्रश्न जो अब आए हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं और जो विशेष जो जिसके ऊपर जोर है वो ये है कि क्या
विधानसभा यदि सत्र में नहीं है और यदि वहाँ पर कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है तो क्या गवर्नर इसको लागू कर सकता है? ऐसा 3 बार हुआ है जी, ये भी आपको बता दूँ, ऐसा 3 बार हुआ है। और जहाँ तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की वैधता का प्रश्न है तो कम से कम 5 ऐसे संविधान बेंच के जजमेंट्स हैं, संविधान पीठ के जजमेंट्स हैं, निर्णय हैं। लखनपाल 1, लखनपाल 2, प्रेमनाथ कौल, संपत कुमार और मोहम्मद मकबूल दामनू। और ये अंतिम जो है मोहम्मद मकबूल दामनू 1972 वाला, तो उसने तो ये पूरा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हाँ भाई जो है वो गवर्नर पूरी तरह से अधिकार रखता है गवर्नमेंट की संस्तुति देने के लिए, और पार्लियामेंट को नहीं, प्रेसिडेंट को पूरा अधिकार है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो परिभाषा है, जब उसकी बात होती है तो कहते हैं भाई जो मैंने भी कहा कि गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन जो प्रावधान है उसमें ये लिखा हुआ है दी गवर्नर एडेड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्लॉज 1 जो पहले था उसमें ये प्रावधान था। तो ये गवर्नर एडेड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मोहम्मद मकबूल दामनू में इसको पूरी तरह से सही पाया गया। 1986 में जगमोहन जब गवर्नर थे तो उस समय उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल में भी इसका उपयोग किया। बाद में 1993 और 1994 में भी प्रेसिडेंट्स रूल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का उपयोग हुआ गवर्नर के माध्यम से, और गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इंटरप्रिटेशन लिया गया कि जो गवर्नर की एडवाइजरी काउंसिल है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। वैसे भी जहाँ भी प्रेसिडेंट्स रूल लगता है वहाँ भी गवर्नर और की एड और एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, जिसको एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, और उसकी सहायता से गवर्नर सारे कार्य अपने निष्पादन करता है। तो अब जो 370 जो लाया गया था, उस 370 और उसका जो उपयोग किया गया था उसके 3 खंड थे। पहला खंड था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के माध्यम से जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 था उसको सुपरसीड कर दिया गया। यह गवर्नर की यानी गवर्नमेंट की सहमति से किया गया। गवर्नमेंट का अर्थ लिया गया गवर्नर विद हिज काउंसिल, यानी जो एडवाइजरी काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एडवाइजरी काउंसिल। तो गवर्नमेंट की सहमति से पूरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 जारी हुआ, और उसने जो क्लॉज 1 था, जी हाँ, जो क्लॉज 1 था उसको परिवर्तित कर दिया। क्लॉज 1 में ये कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड फुल्ली एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद फिर बच गए क्लॉज 2 और क्लॉज 3। उन्होंने क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को एब्रोगेट करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के माध्यम से ही आर्टिकल 367 जो इंटरप्रिटेशन का आर्टिकल है उसमें परिवर्तन किए गए, और उसमें गवर्नर, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तीनों की परिभाषाएं बदली गई। और उन तीनों की परिभाषा बदलने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ था वो उसको कहा गया कि इसको पढ़ा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, और गवर्नमेंट को पढ़ा जाएगा गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और गवर्नर जो है वो जो पुराना सदर रियासत था वो होगा गवर्नर। तो इनकी सहायता से फिर जो प्रोवाइज़ो जो उसका क्लॉज 3 था एब्रोगेशन का, उसका उपयोग करते हुए क्लॉज 3 और क्लॉज 2 दोनों उड़ा दिए गए। अब प्रश्न ये है कि संविधान पीठ जो बैठी है वो संविधान पीठ क्या इंटरप्रेट करेगी। जहाँ तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू होने का प्रश्न है तो वह तो 5 बार ये होल्ड किया जा चुका है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू किया जा सकता है। देखने की बात यह है कि यदि इनको कोई किसी प्रकार की समस्या थी और यदि वाकई इनको इसको टर्न डाउन करना था तो इनको
7 जज बेंच बनानी चाहिए थी चंद्रचूड़ जी को। 7 जज बेंच बनाते तो फिर ये मोहम्मद मकबूल दामनू और जो बाकी जो 4 पहले के जो हैं जज बेंच उनको ये सुपरसीड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने 5 जज की ही बेंच बनाई है। तो पहले तो मुझे ये स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने 5 जज की बेंच क्यों बनाई। दूसरी बात ये आती है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का स्कोप है वो पूरी तरह से डिफाइंड है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पूरा अमेंडमेंट कर सकता है, ये भी डिफाइंड है, क्योंकि इसी कोर्ट ने आर्टिकल 35A के इंसर्शन को सही माना है, इसी कोर्ट ने। इसकी जो बेंचेस हैं, यानी कि आपके इसमें लखनपाल 1, 2, संपत कुमार, इसमें सब में ये होल्ड किया गया कि हाँ भाई आर्टिकल 35A जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो जब संविधान में संशोधन पहले किया गया तो संविधान में संशोधन अब भी कर दिया गया। उसके लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक आपको ध्यान हो कि गवर्नर रूल में ही, जी हाँ, गवर्नर रूल में ही एक लाया गया था एक SC ST के रिजर्वेशन का प्रावधान, जिसको इन्होंने सबने जाकर ऊपर चैलेंज किया था। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि हाँ ये वैलिड है। और गवर्नर रूल में गवर्नर जो है वही गवर्नमेंट है, वो ये कर सकता है, ध्यान रहे। और पार्लियामेंट रेजोल्यूशन से इसके एब्रोगेट होने के बाद में और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स इसको एक्सटेंड करने के बाद में फिर बहुत आसान हो जाता है कि सरकार जम्मू और कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती थी। तो वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी ले आई और इस तरह से जो जम्मू और कश्मीर का इंटीग्रेशन था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ वो पूर्ण हो गया। तो ये है आपके सामने मैंने संक्षेप में कुछ रखे जो संवैधानिक बिंदु हैं। संवैधानिक बिंदु पे यदि आप चाहें तो आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं और वे प्रश्न आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। आप को व्हाट्सएप नंबर जो नीचे इसमें दिया हुआ है उसके माध्यम से आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी पॉइंट्स हैं वो आप मुझसे 370 के बारे में अवश्य पूछें। विस्तार से और अधिक जानने की आवश्यकता हो तो जो अनब्रेकिंग इंडिया मेरी पुस्तक है उसमें इस प्रश्न पर 2 चैप्टर तो पूरी तरह से इसी के ऊपर जो है वो डेडिकेटेड है। वो पुस्तक आप हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में ले सकते हैं। भारत अखंडन हिंदी में है और अनब्रेकिंग इंडिया अंग्रेज़ी में है। बस आज के लिए इतना ही। जय भारत, वंदे मातरम।